हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से लेक्चर में। आज के इस क्लास में हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और सोशल फार्मेसी में ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं, टोटल 7 चैप्टर ही है, लेकिन उसमें से जो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है यही मेन चैप्टर है। चैप्टर 2 से आपका सीधा सीधा एग्जाम में अगर सवाल देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसमें 5 नंबर का सीधा सीधी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो आज मैं आपको इस चैप्टर से टोटल 30 एमसीक्यू करवाने वाला हूं और गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में 30 में से सीधा सीधी 5 एमसीक्यू इसी क्लास से फंसने वाला है ना। इसी क्लास से सीधा सीधी एग्जाम में रहने वाला है। तो बिल्कुल भी आप इस तरीके से आप ऐसा नहीं करेंगे कि इग्नोर करेंगे, एकदम ध्यान से सीरियस होकर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चैप्टर का नाम है, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करवाने वाला हूं। और घबराने की बात नहीं है, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे, बीच में क्लास ज्वाइन किए होंगे तो टेंशन नहीं लेना है। मैं सारे सवाल को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। चलिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो अच्छे से आपको पढ़ाया जा सके, है ना। जैसे चैप्टर 2 के सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। चलिए, तो पहला आपका क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। अभी सब कुछ सही है ना? गुड। कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर द साइकिल यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि बताइए वो साइकिल जो यूज किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में मानव जनसंख्या के अध्ययन के लिए जिस चक्र का उपयोग किया जाता है या जिस साइकिल का उपयोग कहता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे पॉपुलेशन साइकिल कहते हैं, हेल्थ साइकिल कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं या माइग्रेशन साइकिल कहते हैं? तो आंसर सीधा सीधी हो जाएगा सी, डेमोग्राफिक साइकिल आपका होता है जो जिसमें कि ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है ना। डेमोग्राफिक साइकिल में ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। ध्यान रखिएगा डेमोग्राफिक साइकिल को, ये जो डेमोग्राफी होता है, डेमोग्राफी का मतलब ही है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन, है ना, मानव जनसंख्या का अध्ययन, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन कह रहे, देखिए रहे क्या ना कि डेमोग्राफी इज द वाइटल डिसिप्लिन दैट डील्स विद द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमंस पॉपुलेशन। यानी मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। एंड मानव जनसंख्या के अध्ययन में जो चक्र का उपयोग होता है, जिस साइकिल का उपयोग करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, उसको डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। उसी से यहाँ सवाल था। और डेमोग्राफिक साइकिल से अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, तो मैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक साइकिल को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में आते हैं, तो आपको डेमोग्राफिक साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। कह रहा है डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो डेमोग्राफी यानी ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए जो चक्र का उपयोग किया जाता है पूरे विश्व स्तर पर, उसको डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। और उसमें कितने स्टेजेज होता है ये भी पूछा जाता है, इसमें कितने स्टेजेज होते हैं? तो टोटल 5 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? 5 स्टेज। पहले स्टेज का नाम है, एकदम सीक्वेंस में याद रखना है, पहले स्टेज का नाम है हाई स्टेशनरी, है ना, हाई स्टेशनरी। दूसरे स्टेज का नाम है अर्ली एक्सपेंडिंग। तीसरे स्टेज का नाम है लेट एक्सपेंडिंग, है ना। चौथे स्टेज का नाम है लो स्टेशनरी। पांचवें स्टेज का नाम है डिक्लाइनिंग। पांचवें स्टेज का नाम क्या है? डिक्लाइनिंग। तो डेमोग्राफिक साइकिल के टोटल 5 स्टेज हैं। क्या क्या? पहला है हाई स्टेशनरी, दूसरा है अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा है लेट एक्सपेंडिंग, चौथा है लो स्टेशनरी, पांचवा है डिक्लाइनिंग। ओके, डन। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है कि किसमें क्या होता है। तो ये आपको एक चीज तो आपको याद रख लेना है, पहला का जस्ट अपोजिट होता है चौथा। अगर ये हाई स्टेशनरी है तो ये लो स्टेशनरी होता है ना। तो इस तरीके से आप सवाल देखिए कैसे सवाल आते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सवाल है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिए। कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल कॉल्ड। डेमोग्राफिक साइकिल के सेकेंड स्टेज को क्या कहते हैं? तो मैंने क्या बोला, 5 स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज क्या था? अर्ली एक्सपेंडिंग। सेकेंड स्टेज क्या था? अर्ली एक्सपेंडिंग, है ना। पहला क्या था? हाई स्टेशनरी। तो जवाब क्या होगा? हाई स्टेशनरी, नो, ये तो पहला था। लेट एक्सपेंडिंग, नहीं, ये तो तीसरा है। जो आपका अर्ली एक्सपेंडिंग है ये आपका दूसरा है, तो आंसर हो जाएगा सी।
याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, पांचों स्टेज का नाम। कुछ नहीं करना है, आपको नंबरिंग करना है। टोटल 5 होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला तो सबको याद है कि हाई स्टेशनरी होता है, एच एस मतलब हाई स्टेशनरी। और पहला का जस्ट उल्टा होता है, पहला का जस्ट उल्टा होता है चौथा, तो ये क्या हो जाएगा, लो स्टेशनरी। क्या हो जाएगा, लो स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी का जस्ट उल्टा लो स्टेशनरी। और पांचवे में होता है डिक्लाइनिंग, पांचवे में क्या होता है, डिक्लाइनिंग, यानी कि यहाँ पॉपुलेशन गिरने लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बचा क्या, कौन कौन सा, 2 और 3। 2 में यहाँ शुरुआत होता है, अर्ली एक्सपेंडिंग मतलब हुआ कि पॉपुलेशन एक्सपेंड होना शुरू हुआ है, तो ये होता है अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग। जबकि तीसरा होता है लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है। इस तरीके से पांचों स्टेज का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैरेक्टराइज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल। पहला स्टेज कौन सा है जो कि आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कैरेक्टराइज कर रहा है, यानी कि पहले स्टेज का नाम तो था हाई स्टेशनरी, तो इसमें होता क्या है, उसका मेन फीचर क्या है, नाम क्या है, हाई स्टेशनरी। यानी कि यहाँ पर बर्थ रेट भी हाई होता है एंड डेथ रेट भी हाई होता है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी दोनों सेम होता है, जितना जन्म दे रहा है, ज़्यादा जन्म हो रहा है, लेकिन उतना मतलब जितना ज़्यादा जन्म हो रहा है, मान लो कि 100 गो आदमी डेली जन्म भी हो रहा है, 100 गो मर भी रहा है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल कांस्टेंट। यहाँ बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल पॉपुलेशन कांस्टेंट रहता है हाई स्टेशनरी में, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर खोजना है आपको। क्या कह रहा है आपका, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट नहीं, हाई स्टेशनरी पहला है तो सब कुछ हाई होता है, ध्यान रखना। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यस, हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है, तब तो आंसर हो जाएगा ये कि आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल में बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल नोन एज। डेमोग्राफिक साइकिल के चौथे स्टेज का नाम क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल के फोर्थ स्टेज का नाम क्या है। पहला स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज, दूसरा है अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरा है लो स्टेशनरी, चौथा है हाई स्टेशनरी। इसका तरीका क्या होगा, मैंने बोला था 1 2 3 4 5। पहला था हाई स्टेशनरी और उसका जस्ट उल्टा होता है चौथा, लो स्टेशनरी। और यहाँ पूछ कौन सा रहा है, फोर्थ स्टेज, तो निकल गया आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, सी, यानी कि लो स्टेशनरी। क्या हो जाएगा, लो स्टेशनरी। डेमोग्राफिक साइकिल से इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते थे, तो मैंने आपको अलग अलग तरीके के सवाल करवाया जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लास्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक साइकिल से, आप करके खुद बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल कॉल्ड। डेमोग्राफिक साइकिल के पांचवें स्टेज का नाम क्या है। तो पांचवें में तो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगता है, तो अर्ली एक्सपेंडिंग होगा क्या, नो दोस्त, डिक्लाइनिंग, यस, डिक्लाइनिंग स्टेज आपका पांचवा स्टेज कहलाएगा, डिक्लाइनिंग स्टेज आपका पांचवा स्टेज कहलाएगा। अच्छा सारा ऑप्शन का बताइए तो कौन सा कहलाएगा, लेट एक्सपेंडिंग ये तीसरा होता है, अर्ली एक्सपेंडिंग दूसरा होता है, हाई स्टेशनरी पहला होता है, डिक्लाइनिंग पांचवा होता है ना, वेरी गुड। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ने का कोशिश करिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब वो विधि जिसके द्वारा अब क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। तो परमानेंट मेथड यानी एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। जैसे कि मेल में होता है क्या, वेसेक्टमी, यानी कि वास डिफरेंस वाला नस को काट दिया जाता है, जैसे कि स्पर्म बाहर नहीं आता है ना। फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है, जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कौन सा है, हार्मोनल इम्प्लांट। हार्मोनल इम्प्लांट तो ये तो होता है हॉर्मोन्स लगाए थे, पैचेज वगैरह लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं रिवर्जिबल होता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। वेसेक्टमी, यस, ये जो वेसेक्टमी है ये परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन है, परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन है किसमें, मेल में। जबकि फीमेल में जो होता है, फीमेल में जो होता है वो आपका ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। चलिए दिखाते भी हैं, ये देखो आपका वेसेक्टमी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वेसेक्टमी। यहाँ पेनिस है, ये आपका अंडाशय, सॉरी अंडाशय नहीं कह सकते, इसको टेस्टिस कह सकते हैं, है ना। वृषण, इसको हिंदी में वृषण कहते हैं, अंडकोश भी कह सकते हैं। ये आपका क्या होता है, आपका
क्या कहते हैं, टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है, आपको पता है, और यहाँ से एक नली जाती है जिसका नाम है वास डिफरेंस, जो कि आपका इस तरीके से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। अगर हम यहाँ पर वास डिफरेंस वाली नली को ही काट करके बांध देंगे तो क्या फिर स्पर्म यहाँ से निकलेगा? तो लेकिन यहीं पर रह जाएगा, निकल तो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग नसबंदी कहते हैं मेल को, जिसमें वैसेक्टमी होता है, और जो पर्सन वैसेक्टमी कराता है उसको एगो रेडियो और कुछ पैसे मिलते हैं सरकार के द्वारा। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपके कोई मित्रगण हैं तो उन तक ये जानकारी फैला सकते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल में भारत सरकार का मदद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फीमेल अक्सर करवाती हैं, फीमेल को भी कुछ सहायता राशि प्रोवाइड किया जाता है। ट्यूबेक्टमी है ना ट्यूबेक्टमी ट्यूबेक्टमी है जो कि फीमेल में कराया जाता है, ये फीमेल में कराया जाता है ना। फीमेल में आपके फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। अब पूछा जाएगा कि सर वैसेक्टमी ज़्यादा डिफिकल्ट है या ट्यूबेक्टमी ज़्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि किस में ज़्यादा टाइम लगता है? तो ट्यूबेक्टमी में ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप वैसेक्टमी की ओर जाएं। जितने भी मेल हैं, अगर आप चाहते हैं कि कम परेशानी हो आपके फीमेल पार्टनर को, तो आप वैसेक्टमी करवा सकते हैं। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, आपको हॉस्पिटलाइज भी नहीं होना होता है, तुरंत से आप चटमंगनी पटबिया वाला काम कर सकते हैं, तुरंत से आपका हो जाएगा। लेकिन ट्यूबेक्टमी में पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर अंदर पाया जाता है और प्रॉपर यहाँ पर पेट चीरा जाता है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन का एक पीरियड चलता है, टाइम पीरियड चलता है जहाँ पर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। टर्मिनल मेथड की बात करें, द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड्स सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें सर्जरी होती है। मेल में ये वैसेक्टमी कहलाता है, मेल में ये वैसोक्टमी कहलाता है, जबकि फीमेल में ये ट्यूबेक्टमी कहलाता है ना, है ना। द सर्जरी क्या करता है? ब्लॉक्स कर देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट टू अवॉइड कंसेप्शन, है ना। अभी फिलहाल मैं रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम पर, थोड़ा बहुत चेक कर रहा था, मतलब थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक पर्सन था जो कि लेमैन था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, हॉस्पिटल गया हुआ था और वो एडमिट हुआ था हर्निया की सर्जरी के लिए, है ना। हाइड्रोसिल एक्चुअली था उसको, ठीक है। तो वो हाइड्रोसिल का सर्जरी था और उसका डॉक्टर नसबंदी कर दिया और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, है ना। तो वो भाई साहब क्या कहा जाए, वो रेडियो लेके, उसको हाथ में रेडियो थमा दिया, एकदम गाना सुनो यार अभी तो हनी सिंह का गाना भी आ गया है मस्त वाला, दीदी के देवरा गड़ौले बिया नजरी चुलिया के चिजुहिया चिखाल चाहे जबरी देख रहे, यही गाना अगर भोजपुरी वाला गाएगा तो अश्लील हो गया, और हनी सिंह गा दिया, हनी सिंह अपने रैप में ले लिया, तो बड़ा बड़ा आदमी एकदम शौक से रील बना रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, आएगा तो समझिएगा फिर चलिए कोई बात नहीं, जस्ट चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है बताइए? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? कैलेंडर मेथड, कॉन्डोम, आईयूडी, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेचुरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बताइए? कैलेंडर मेथड या कॉन्डम, आईयूडी या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बताइए इसमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो कैलेंडर मेथड नहीं, कैलेंडर मेथड यस, कैलेंडर मेथड एक्चुअली क्या होता है? नेचुरल होता है। यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि आप टाइम पीरियड देख लेते हैं कि 10 से 18 दिन के बीच, अगर मान लो किसी का पीरियड्स 1 तारीख को आया है और 28 तारीख तक चलेगा, तो उसमें 10 से 18 दिन बीच वाला जो जोन होता है वो डेंजर जोन होता है। तो कैलेंडर के हेल्प से आप मार्क कर लेते हैं और उस बीच में संबंध नहीं बनाते हैं, तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस नहीं होता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जाता है। गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें से बैरियर मेथड कौन सा है? यानी कि एक बैरियर कौन क्रिएट करता है? बैरियर, है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि जो माला डी, माला एन टाइप के टैबलेट आते हैं, है ना, तो वो तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, वो क्या है? हार्मोनल है, तो ये तो आंसर होगा नहीं।
कॉन्डम, यस कॉन्डम जो होता है ना ये बैरियर मेथड है। क्यों? क्योंकि इरेक्टेड पेनिस जो होता है, इरेक्टेड पेनिस उसके ऊपर एक बैरियर पहना जाता है ना, इसके ऊपर बैरियर कवर हो जाता है जिससे कि स्पर्म जो आता है, जैसे ये पेनिस है तो ये इस तरीके से पेनिस है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार, यहाँ यूरेथ्रा है तो यहाँ से कुछ ऐसे करके हो जाता है जिससे कि ये कवर प्रोवाइड करता है ना, और स्पर्म आपका यहीं पर रह जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि एक बैरियर हो जाता है और सबसे सेफ भी माना जाता है और सबसे बेहतर भी यही है कॉन्डम, जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आईयूडी। कॉपर आईयूडी क्या करता है? आईयूडी क्या होते हैं? तो आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या होता है इंट्रा? क्या होता है इंट्रा यूटेराइन? कई बार फुल फॉर्म भी लिखने आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यहाँ लिखा हुआ है। क्या होता है? यूट्रस के अंदर ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं जो फिट कर दिया जाता है, खास करके टी आकार का होता है। देखो टी आकार का है ना, टी आकार का, इसीलिए कॉपर टी है ना, ध्यान रखना। एक होता है कॉपर आईयूडी जो कि कॉपर रिलीज करता है, और एक होता है हार्मोनल आईयूडी, ये भी टी आकार का ही होता है और ये हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। तो कॉपर आईयूडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये ऑलवेज कॉपर रिलीज करता है ना, यूट्रस के अंदर फिट करते हैं। ये 3 से 5 साल, एक बार आप लगवा लिए तो 3 से 5 साल के लिए निश्चिंत हैं आप, ठीक है। तो ये क्या कर देता है कि यूट्रस को यहाँ पर जो इसको है ना, यहाँ पर सर्विक्स वाला एरिया को एकदम से थिक कर देता है जिससे कि स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा, यहाँ पर कॉपर आयन रिलीज होता है, कॉपर आयन रिलीज होता है इससे, तो उससे क्या होता है, कॉपर के अंदर फीचर है कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। स्पर्म का जो तेज रफ्तार से चू घूमने का मतलब तैरने का शक्ति है, उसको शक्ति को कम करता है, सप्रेस कर देता है उसका मोटिलिटी को, जिससे कि वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है और यहाँ पर भी कवर देखो एक तरीके से लगा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, जिससे कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आईयूडी, है ना। कॉपर आईयूडी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या कहता है? सप्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन। क्या ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है? ओव्यूलेशन क्या होता है? ओवरी से ओवम का निकलना। जैसे देखो ये ओवरी है, यहाँ से पुचुक देखिए ओवम निकलेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, तो ये वाला काम में नहीं होता है। थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, हाँ ये म्यूकस को थिक कर देता है। हाँ ये हो सकता है कि आपके सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, लेकिन और भी बढ़िया आंसर देखिए कि कैसे आपका ये प्रेगनेंसी को रोकता है। इनिबिशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन, तो सबसे बेटर ये आंसर होगा कि स्पर्म की मोटिलिटी ये भी होता है, लेकिन उससे भी बेहतर आंसर ये हो जाएगा कि स्पर्म की मोटिलिटी सबसे बढ़िया है, कि क्योंकि कॉपर रिलीजिंग है ना, कॉपर रिलीजिंग है, तो ये कॉपर का नेचर ही है कि वो क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को इनिबिट करेगा, है ना, वो मूव नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हाट डू स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हेल्प टू डू। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, है ना, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? स्पर्मिसाइडल क्रीम, व्हाट डू स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हेल्प टू डू, यानी कि स्पर्मिसाइडल क्रीम किस तरीके से हेल्प करता है? क्या ये क्या करता है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, क्या ये ओव्यूलेशन से बचाता है? या फिर डिस्ट्रॉय स्पर्म, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है? क्रिएट अ फिजिकल बैरियर या रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि स्पर्मिसाइडल क्रीम ये किस चीज को में हेल्प करता है? देखो ऐसे नाम ही है स्पर्मिसाइडल, साइडल वर्ड मतलब जानते हो क्या? जैसे सुसाइडल यानी कि खुद का आत्महत्या, तो हत्या, साइडल मतलब होता है हत्या करना, और स्पर्मिसाइडल यानी कि ऐसा क्रीम जो स्पर्म का हत्या करे, तो ओव्यूलेशन से रिलेटेड है नहीं, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करेगा। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा बी, जो कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय करे, जो क्या करे, स्पर्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, व्हाट डू मेडिकेटेड आईयूडीज रिलीज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, बताइए। व्हाट डू मेडिकेटेड आईयूडीज, मेडिकेटेड आईयूडीज क्या करते हैं जो कि प्रेगनेंसी से बचाने का काम करता है? यानी कि मेडिकेटेड आईयूडी में क्या क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक होता है क्या? नहीं, एंटीबायोटिक वगैरह तो इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। हार्मोन्स और कॉपर, यस, जो मेडिकेटेड आईयूडी मतलब क्या हुआ, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो मेडिकेटेड होते हैं, या तो वो कॉपर टी होते हैं यानी कि कॉपर रिलीज करता है, या तो हार्मोनल आईयूडी होता है जिसको LNG-20 कहते हैं, लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल नाम का हार्मोन होता है जो कि रिलीज करने का काम करता है। तो हार्मोनल आईयूडी हो सकता है या तो कॉपर आईयूडी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी, हार्मोनल आईयूडी या तो कॉपर आईयूडी। ओके, डन। नेक्स्ट है, चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड्स केयर ऑफ चिल्ड्रेन अप टू व्हाट एज, यानी कि चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड,
चाइल्ड हेल्थ में हम लोग किस एज तक के उम्र के बच्चों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो होते हैं उसमें बच्चों के किस किस एज तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, 2 साल के बच्चों तक को, 3, 5 या फिर 10 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। हमने बताया था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में जो चाइल्ड हेल्थ होता है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है, 5 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी बच्चों के लिए, है ना। व्हाट हार्मोन्स आर कंबाइंड इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी होते हैं, माला डी, माला एन टाइप्स के चीजें, तो वो उसमें क्या क्या हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो होता है, टेस्टोस्टेरोन तो मेल सेक्स हार्मोन है, ये नहीं होता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यस ये आपका होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कमाल होता है। इसमें हो जाएगा क्या, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कमाल होता है ना। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कमाल होता है, क्या बात है। विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH सर्विस इन 1976। किस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस संस्था के द्वारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस सन 1976 में लाया गया। यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक या रेड क्रॉस। बताइए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस सन 1976 में तो आपका लाया गया WHO के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सन 1976 में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड निकाला था, लाया था, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर। ब्रेस्ट फीडिंग कहने का मतलब हुआ स्तनपान कराना किसके लिए बेनिफिशियल है, ओनली इन्फेंट्स, ओनली मदर्स, बोथ इन्फेंट्स एंड मदर्स, नाइदर इन्फेंट्स नॉर मदर्स। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग किसके लिए हेल्पफुल है, क्या सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, या फिर ओनली मदर्स, या फिर दोनों के लिए, है ना, छोटे बच्चे साथ साथ माँ के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है दोनों के लिए हेल्पफुल है। बच्चे के लिए तो जीवन दान है, माँ के लिए उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो स्तनपान कराती हैं तो जो उनका माँ का क्या कहते हैं डिलीवरी के बाद जो यूट्रस नीचे की ओर सरक जाता है वो यूट्रस वापस से पोजीशन हो पाता है, क्योंकि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो बेटर तरीके से, है ना। तो उनको मेडिकल समस्या कोई भी फिलहाल मतलब फ्यूचर में नहीं होता है ना। गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है दोस्त, कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो कोलेस्ट्रम के बारे में याद कीजिए, हमने क्या पढ़ाया था, ऐसा मिल्क जो कि माँ के फर्स्ट वीक, माँ जब जब कोई महिला या लड़की माँ बनती है तो उसका फर्स्ट वीक का मिल्क, फर्स्ट वीक का मिल्क जो होता है, फर्स्ट वीक का जो मिल्क होता है, स्टार्टिंग पहले फर्स्ट वीक का जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि गाढ़ा पीला रंग का होता है। और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी ए पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले माना जाता था कि कोलेस्ट्रम जो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक का दूध होता था उसको जमीन में गाड़ दिया जाता या फेंक दिया जाता था, क्योंकि गंदा समझा था। लेकिन एक्चुअली जब साइंटिफिक रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उसमें तो बहुत अच्छे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, जो कि बच्चों को प्रतिरक्षा तंत्र देने का काम करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करने का काम करता है, बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, उससे लड़ने का क्षमता देता है। तब से ये कहा गया कि जो फर्स्ट वीक के मिल्क हैं कोलेस्ट्रम उसको जरूर से जरूर पिलाएं, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आप आंसर करिए। देखो कॉन्सेप्ट एकदम मन में क्लियर होना चाहिए, हर बढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखे क्या 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो आंसर याद है, जो मन में कॉन्सेप्ट याद है, एक बार रिकॉल कीजिए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए। पहला मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वीक आफ्टर डिलीवरी, नहीं सेकेंड वीक नहीं दी, सेकेंड वीक नहीं, फर्स्ट वीक। मिल्क सेक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, यस, आफ्टर डिलीवरी के पहले वीक तक के दूध को, मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसके बाद क्या है, मिल्क सिक्रेटेड 6 मंथ्स, नो 6 मंथ नहीं, हाई फैट शुगर कंटेंट, ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। तो वही देखो कोलेस्ट्रम कुछ ऐसा, जैसे मिल्क दिखाया गया है, स्टार्टिंग के 3 दिन ऐसा होता है, 5 दिन तक ऐसा होता है, तो 1 सप्ताह तक देखिए गाढ़ा पीला रंग का दूध है, तो ये आपका कोलेस्ट्रम होता है, जो कि येलो और थिक होता है, और इसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज होते हैं। कौन सा एंटीबॉडी सर, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA पाया जाता है माँ के कोलेस्ट्रम में, है ना। गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इसमें से कौन सा इम्यूनिटी का टाइप नहीं है,
जैसा कि इम्यूनिटी का आपने क्लासिफिकेशन देखा है, तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। इनेट इम्यूनिटी, यस सर, ये होता है जो कि हमें बाय बर्थ माता पिता से जेनेटिकली मिलता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये भी होता है जो कि हमें ड्यूरिंग लाइफ स्पान, अलग अलग इन्फेक्शन से लड़ने के बाद वैक्सीनेशन के दौरान जो हमें प्राप्त होता है, यानी हम अपने जीवन काल के दौरान जो इम्यूनिटी पाते हैं उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। फिर पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? ऐसी इम्यूनिटी पैसिव होती है, पैसिव इम्यूनिटी में वो होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, यहाँ पर बना बनाया इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी बना बनाया बॉडी में एंटर कर देते हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी हो गए। जो कि हार्मोनल इम्यूनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता, हार्मोनल टाइप का कुछ नहीं होता, ये तीनों टाइप का होता है, लेकिन हार्मोनल इम्यूनिटी नहीं होता है ना। क्लासिफिकेशन आपने क्लियर देखा होगा। गुड। नेक्स्ट है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन, बताइए, है ना। इस तरीके से डेली अगर आप लाइव क्लास को अटेंड करेंगे तो ऐसे सवाल आपसे जरूर सॉल्व होगा, जैसे कि आप सभी बच्चे कर पा रहे हैं, है ना। जिनसे नहीं हो पा रहा है, जो ऐप पर लाइव क्लासेस चलती हैं डेली, बस आप रेगुलर ज्वाइन किया कीजिए, तो ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछा गया, या तो किसी किसी बोर्ड के यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा, जैसे BTUP, RGPB, HSBT, MSBT, बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम है जहाँ से मैं क्वेश्चंस लाता हूँ और वहाँ के चुन चुन के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। तो काफ़ी मेहनत किया जाता है, तो आपको सारी चीज़ें परोस के दी जाती है, बस आपको इसको ग्रहण करना है ना, दिमाग में डालना है। कह रहा है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा है जो कि इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। इन्फेक्शन के दौरान हमने बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, GAME, गेम डी हमने बताया था, और ये जो एम था ये पेंटामर था और सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता था, और सबसे पहले मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई विपत्ति आएगा तो सबसे पहले खड़ा होगा M फॉर मिथिलेश कुमार, है ना, वो पहले झेलेगा, उसके बाद आप तक वो समस्या पहुंचेगी, लेकिन मेरे तक आएगी तो मैं पहले ही खत्म कर दूंगा। जस्ट लाइक दैट कि आपका इम्यूनोग्लोबुलिन याद करने का तरीका था कि सबसे पहले कौन आता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन M फॉर, है ना, मैं हूं ना जी, इम्यूनोग्लोबुलिन M। गुड। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स, पैसिव इम्यूनिटी यानी कि यहां पर क्या किया जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी में आपके बॉडी में एंटीजन डाला जाता है ना, इनएक्टिवेटेड एंटीजन, जैसे कोविड का वैक्सीन दिए तो कोविड ही डाला जाता है लेकिन अटेन्यूएटेड या किल्ड फॉर्म में, और आपका बॉडी एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी बनाता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, बना बनाया एंटीबॉडी डाल दिया जाता है, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है? पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक बार हो जाता है तो, है ना। तो पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देने का काम नहीं करता है ना, क्योंकि ये बना बनाया दिए हैं, तो ये इमीडिएट तुरंत से रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे स्नेक काट लिया, सांप के जहर के लिए तुरंत से हम एंटी वेनम देते हैं, तो बना बनाया उसका एंटी बॉडी दे दिए ना, एंटी वेनम दे दिए, तो ये हो जाता है आपका इमीडिएट, तुरंत से एक्शन करेगा और शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देने का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा बी, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा इन्वॉल्व होता है, बताइए। एलर्जिक रिएक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एलर्जिक रिएक्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, सबके बारे में एक लाइन याद रख लीजिएगा, ये कोलेस्ट्रॉल में पाया जाने वाला है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, फीटस होता है, वो एक इस तरीके से आपका इसमें होता है ना, फीटस होता है किसमें, आपका इस तरीके का प्लासेंटा जैसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है, तो उससे बचाने का काम करता है ना, उसमें क्रॉस कर जाता है और बच्चे में आ जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जी के दौरान, इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो कि हर एक कोई भी इंफेक्शन हो सबसे पहले वही रिस्पॉन्स करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जिक रिस्पॉन्स। अब देखो वही चीजें मैंने बताया था और यहां से सवाल है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लासेंटा प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस, जो कि पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करेगा फीटस को। बताओ कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करेगा और पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करेगा फीटस को, बताइए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करेगा और पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करेगा। पैसिव इम्यूनिटी कहने का मतलब दोस्त
कि सीधा बना बनाया इम्यूनोग्लोबुलिन चला गया। तो प्लासेंटा को क्रॉस तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही कर पाएगा जो कि माँ के गर्भ में होता है ना। वेरी गुड, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। वाट कैन पॉल्यूटेड वाटर लीड टू, पॉल्यूटेड वाटर से क्या हो सकता है आपको, हेडेक हो सकता है, डायरिया या कोलेरा हो सकता है, फटीगनेस हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है। वाट कैन पॉल्यूटेड वाटर लीड टू, पॉल्यूटेड वाटर से क्या हो सकता है बताइए। तो पॉल्यूटेड वाटर से आपको हेडेक जैसी समस्या तो नहीं होगी, डायरिया और कोलेरा होने का संभावना है क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, है ना, क्योंकि ये जल के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, है ना। गुड। नेक्स्ट है व्हाट काउजेज वाटर बॉर्न डिजीजेज, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज यानी कि जल के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो क्या कार्य करती हैं, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। क्या कारण है उसका, पुअर न्यूट्रिशन उसका कारण है नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड बाय वाटर, यानी कि पैथोजेनिक माइक्रोनियम जो कि पानी के द्वारा फैलता है। तो हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर, यही मेन कारण है वाटर बॉर्न डिजीज का, जैसे कि आपका टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गए, है ना, कोलेरा हो गया। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि आपके पैथोजेनिक यानी कि वैसे माइक्रोब्स जो कि पानियों के द्वारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा फैलते हैं, जैसे कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण, कोलेरा विब्रियो कोलेरी के बैक्टीरिया के कारण, जो कि गंदा खाना गंदा पानी पीने से होता है। गुड। नेक्स्ट है व्हाट काउजेज एमीबिएसिस, एमीबिएसिस कौन करता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस। व्हाट काउजेज अमीबिएसिस, बताइए। अमीबिएसिस, है ना, अमीबिएसिस किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, पैरासाइट की वजह से या फंगस की वजह से, है ना, बताइए। अमीबिएसिस किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, बताइए। अमीबिएसिस किसके वजह से होता है, तो आपका बैक्टीरिया नहीं, पैरासाइट की वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। किसकी वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का पैरासाइट होता है, उसकी वजह से अमीबियासिस होता है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ बेसिलियरी डाइसेंट्री। बेसिलियरी डाइसेंट्री यानी कि डिसेंट्री में क्या होता है, आपके डायरिया होते हैं, लूज मोशन होता है, उसके साथ साथ ब्लड वगैरह भी आता है, वो डाइसेंट्री कहलाता है। तो आपका पूछ रहा है कॉमन सिम्टम क्या है बेसिलरी डाइसेंट्री का, यानी कि जो बेसिलरी डाइसेंट्री होते हैं उसके कॉमन सिम्टम को बताइए। स्टोमक क्रैम्प्स, है ना, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, नोजिया, फीवर या जॉइंट पेन, रैसेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, क्या होता है कॉमन सिम्टम ऑफ बेसिलरी डाइसेंट्री। तो बेसिलरी डाइसेंट्री के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स जो हैं बेसिलरी डाइसेंट्री के, वो स्टोमक क्रैम्प्स, नोजिया एंड फीवर देखने को मिलता है, पेट में दर्द होगा, उल्टी जैसा लगेगा, फीवर होगा, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट काउजेज कोलेरा, कोलेरा कौन काउज करता है, कोलेरा कौन काउज करता है बताइए, कोलेरा कौन कॉज करता है, व्हाट काउजेज कोलेरा। साल्मोनेला बैक्टीरिया, तो ये तो टाइफाइड कॉज करता है, ये तो टाइफाइड कॉज करता है, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, यस, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया कोलेरा नाम का कोलेरा काउज करता है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया कोलेरा काउज करता है ना। कोलेरा कौन काउज करता है, विब्रियो कोलेरी नाम का जो बैक्टीरिया है ये कोलेरा काउज करता है ना। गुड। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसमें से एयर पॉल्यूशन का मेन कारण कौन है, क्लीन एनर्जी, हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, फ्रेश एयर या क्लियर स्काईज, बताइए, है ना। कह रहा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है, यानी वायु प्रदूषण का मेन कारण क्या है, क्लीन एनर्जी नहीं, ये नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, यानी कि जो हार्मफुल हानिकारक चीजें हैं जैसे CO2, SO2, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये सब चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज हैं जो कि एयर में होती हैं, तो वो एयर पॉल्यूशन को काउज करता है। आंसर हो जाएगा बी, है ना। व्हाट इज सीवेज, सीवेज मतलब होता है बस नाला, है ना, इंग्लिश में बोला गया है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में नाला उसको कहते हैं। चलो, क्लीन वाटर फ्रॉम रिवर्स, यानी कि जो नदियों से साफ पानी आता है, क्या वो नाला है, नहीं वो नहीं है।
डर्टी वाटर फ्रॉम टॉयलेट किचन फैक्ट्रीज, यस, जो गंदे पानी आते हैं टॉयलेट फैक्ट्री किचन से उसको सीवेज कह सकते हैं। यानी कि जो बरसात के पानी से आता है उसको सीवेज कहते हैं? नहीं, ये भी नहीं है, वो तो साफ पानी होता है। वैसे वाटर जो कि इरिगेशन के लिए यूज होता है यानी सिंचाई के लिए, नहीं, वो भी नहीं। गंदा पानी जो टॉयलेट किचन और फैक्ट्रीज से वगैरह से आता है। अभी फिलहाल यमुना नदी ट्रेंड में है ना, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, जिससे कि जो भी नाला का, शहर का नाला का पानी है, फैक्ट्रीज के नाला का पानी है, सीधा सीधी नदी में छोड़ दिया जाता है, इसीलिए नदी पॉल्यूटेड है। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, यानी कि सीवेज मतलब नाला को ट्रीट किया जाएगा, नाला के पानी को फिल्टर करके नदी में डाला जाएगा, है ना। गुड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिलेटेड टू? साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किससे रिलेटेड इफेक्टेड है, यानी किस पर काम करता है? साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किस पर काम करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, मेंटल एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर। बताइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिलेटेड टू? साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किस पर काम करता है? फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, मेंटल एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर। बताइए। तो आपका हो जाएगा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिलेटेड टू। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या आपके फिजिकल एक्टिविटी को, नहीं ना, ये नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं, आपके साइको मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होते हैं, साइको एक्टिव मेडिकामेंट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके दिमाग पर काम करती हैं। जैसे कुछ सेडेटिव्स होते हैं जो आपके दिमाग को एकदम पूरे तरीके से काल्म एंड रिलैक्स कर देगा। कुछ हिप्नोटिक्स होते हैं जो आपको नींद ला देगा। तो सीधे सीधे दिमाग पर असर करने वाली दवाएं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कोलेस्ट्रम? इसमें से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आपके कोलेस्ट्रम में पाया जाता है? कोलेस्ट्रम जैसे कि IgM, IgD, IgA, IgE, कौन सा ऐसा है जो कि आपके कोलेस्ट्रम में पाया जाता है? बताइए। कोलेस्ट्रम मतलब क्या हुआ भैया? कोलेस्ट्रम मतलब हो गया क्या, आपका जो माँ का फर्स्ट वीक ऑफ मिल्क है ना, उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो कि माँ के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, मैंने बताया था। वेरी गुड, फर्स्ट वीक ऑफ मिल्क में। तो ये आपके इस चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना समय दिया। बाकी जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, अपडेटेड रखने का काम करता हूँ। मोर देन 9000 फार्मा एस्पिरेंट्स हैं जो कि हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप भी आ सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं फार्मा फील्ड से। बाकी थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।